बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का, क्या हो आपकी स्ट्रेटजी, ये है हमारा आज का खास। बिल्कुल, चलिए तो आपको बता दें आज कौन से एक्सपर्ट हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं। powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी जयपुर से आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। जल्दी से देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट की तस्वीर किस तरह से निकल कर आ रही है। आप देखिए, कांग्रेस के दोनों सदनों ने अमेरिका में टैक्स बिल को पास कर दिया और उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली, और जो कि उम्मीद भी लगाई जा रही थी। कल जब भारतीय बाजार लेकिन जब बंद हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा था करीब 70-80 पॉइंट की बढ़त देखने को मिलेगी। ऊपर गए लेकिन उसके बाद फिसले और लाल निशान में जाकर बंद हुए हैं। क्रिसमस से पहले की छुट्टी का असर और सेल ऑन न्यूज़ का असर। लेकिन आज देखिए, ब्रेंट क्रूड 64 के ऊपर निकला हुआ है। ये भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा चिंता की बात है। और एशियाई बाजारों पर एक बार नजर डालते हैं और देखते हैं इस वक्त कहां पर कारोबार हो रहा है, क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटाइल रहते हैं। घंटे भर पहले मैंने देखा था कि हांगकांग के बाजार थोड़े से हरे निशान में थे 15-20 पॉइंट ऊपर, और ये देखिए अब बढ़ती हुई वहां पर तेजी। तो हांगकांग के बाजारों से जहां से सबसे ज़्यादा संकेत लेता है भारतीय बाजार, और ये हैं करीब करीब 1/4% मजबूत। शंघाई चाइना हालांकि लाल निशान में, एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 12 अंक नीचे। तो मिले जुले संकेत हैं। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केट में कल हम बात कर रहे थे आखिरी सौदा में कि भले 80-90 डाउ ऊपर दिख रहा हो, कहीं सेल और न्यूज़ ना हो जाए। सही है। और भारतीय बाजार भी शायद कल इसी को डिस्काउंट करने की कोशिश करते रहे। लेकिन क्रूड, हाँ, ये ग्लोबल मार्केट से हमारे लिए संकेत है 64-65 के नजदीक आ रहा है, तो थोड़ी नजर तो वहाँ रखनी होगी। बिल्कुल, आपको दिखाते हैं कल सेकंड हाफ में मार्केट ने किस तरह से प्रदर्शन दिखाया। आपको चार्ट सामने हाजिर करते हैं। अचानक से देखिए सेकंड हाफ में, ये देखिए आखिरी आधे घंटे में तेज कट आया, और अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये निफ्टी का कट कितना इंपॉर्टेंट है। दरअसल बैंकिंग शेयरों में कल अचानक से कमजोरी देखने को मिली। क्या वीकली एक्सपायरी से पहले का जो झटका था वो था? आपने इसको किस तरह से रीड किया? देखिए, ऐसा वीकली एक्सपायरी वाला मामला तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि बैंक निफ्टी 25,750 के आसपास अटकता हुआ दिख रहा है, तो वहां से आगे बढ़ नहीं रहा है। बार बार वही 25,750 के आसपास आकर रुकने वाली सिचुएशन बन रही है। तो आज अगर कमजोरी के साथ खुले, इतना ही नीचे खुले, तो फिर क्या बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, रुकें? खरीदना चाहिए। अहम लेवल जब तक ना तोड़े तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज़ दौड़ लगाने के लिए तैयार है। कल जब सारे फैक्टर्स मजबूत है तब भी कल हम यही बात कर रहे थे कि देखिए 10,500 को पार करना आसान नहीं है, और एक शॉर्ट कॉल भी कल कई दिनों बाद वापस से दिया था कि 10,500 पर बेचना चाहिए। आज के लिए 3 सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखें। पहला ग्लोबल मार्केट्स, दूसरा कच्चा तेल, और तीसरा है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। ये 3 फैक्टर्स बाजार का आज डायरेक्शन तय करेंगे। निफ्टी 10,400 निर्णायक लेवल है, और अच्छी बात है वहाँ से हम काफ़ी ऊपर बंद हुए हैं। ये नीचे की तरफ निर्णायक लेवल है और ऊपर की तरफ का निर्णायक लेवल है 10,500 का। बैंक निफ्टी 26,000 निर्णायक लेवल, 26,600 निर्णायक लेवल है, माफ़ कीजिएगा 25,600 निर्णायक लेवल है, जहाँ पर हम कल बंद हुए हैं। एग्जैक्टली वही निर्णायक लेवल है। अब आइए आज की ट्रेडिंग रेंज 10,375 10,500 ये है निफ्टी की डे ट्रेडिंग रेंज, और बैंक निफ्टी के लिए 25,400 से 25,800 की डे ट्रेडिंग रेंज है। इसमें हमें ट्रेड करना है। क्लोजिंग बेसिस पर 2 स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। 10,375 के नीचे अगर आज बंद होते हैं तो थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम कर लें, बहुत घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ी कम कर लें। बैंक निफ्टी पर 25,400 के नीचे बंद हो तो ही तेजी की पोजीशन करें। हालांकि कमजोर है बैंक निफ्टी, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतना कमजोर नहीं कि आप तेजी की पोजीशन सारी खत्म कर लें। और आज वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स 12.2 पर है, कल के लेवल के आसपास है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर और आ जाता है तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। पुट कॉल रेशियो कल फिर से बढ़कर आया 1.5 के आसपास, और कल हम यही कह रहे थे कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, पुट कॉल रेशियो और साथ ही विक्स, ये तीनों इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि 50-75 पॉइंट की कमजोरी होनी चाहिए। 10,494 का लाइफ हाई कल हमने बनाया है, और वहाँ से लगभग 50-60 पॉइंट तो हम कमज़ोर हुए हैं। थोड़ा बहुत आज अगर और कमज़ोर हो जाएंगे तो वो एक करेक्शन जो पूरा करना है, बाजार को थोड़ा हल्का होना है, वो हल्का होने की संभावना बनती है। इस लिहाज से खरीदें आप निफ्टी 10,400 के जितना नज़दीक खरीद पाएँ उतना बेहतर है, आपके लिए सेफ्टी रहेगी। 10,375 स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 10,450 पॉइंट के टारगेट्स के लिए ऊपर 75 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा 10,475। शॉर्ट करें निफ्टी को 10,500 आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस है, 10,400 टारगेट है। छोटे ही मुनाफे के लिए ट्रेड करना है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन नहीं है। हो सकता है 10,400 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करें तो फिर रिस्क ज़्यादा बढ़ेगी। बैंक निफ्टी 25,400 के नज़दीक मिले, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार गैप से नीचे खुल गए, अगर सपोज किसी वजह से एशिया ख़राब रहे और अगर हम नीचे से खुले और 25,500 25,400 की रेंज में मिले तो ख़रीदना चाहिए। 25,300 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, और 25,600 का टारगेट। शॉर्ट भी करना चाहिए बैंक निफ्टी को, मेरे ख्याल से 25,750 25,800 के ऊपर टिकना मुश्किल होगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 25,500 तो आता हुआ दिख ही रहा है, हो सकता है 101 पॉइंट और भी मिल जाए। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मजबूती कम है,
दो ट्रेड ले सकते हैं, या तो बैंक निफ्टी शॉर्ट करें, सामने निफ्टी लॉन्ग कर लें हेजिंग के लिहाज से, या फिर बैंक निफ्टी शॉर्ट कर लें, वो भी हो सकता है। तो अगर कमजोरी के साथ शुरुआत, तो अब दिक्कत यही है कि बहुत कमजोरी के साथ खुलते नहीं हैं हम जो उम्मीद करते हैं। तो कल खुलना कमजोर था, खुल गए मजबूत, तो वहां से सेलिंग आ गई। आज कमजोर खुलना है, कहीं कल जैसा हाल ना हो, क्योंकि हांगकांग रिकवर होता हुआ दिख रहा है। अगर कमजोर खुले 10,400 के आसपास खुले, 30-35 पॉइंट अगर नीचे खुले गैप से, तो ये तेजी का मार्केट है और इतना गैप काफ़ी है इस तरह के माहौल में, और उस गैप में खरीद लेना चाहिए तुरंत ही प्रभाव से। तो कोई दिक्कत वाली बात अभी तक दिखती नहीं। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कल ठीक जैसा कल हुआ इंडेक्स में, वैसा आज भी होगा। दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके होंगे। आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना होगा, प्लस छोटे मुनाफे के लिए ट्रेड करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि निफ्टी में 100 पॉइंट के मूव मिले और उसमें प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें, शायद वो ना हो। 50-75 पॉइंट का मूव आ जाए तो बस उतना काफ़ी है दिन के दौरान, और उसी में आपको ट्रेड करना है। बिल्कुल, चलिए बात करते हैं एफआईएस और डीआईएस के डेटा की। एफआईएस ने देखिए कल कैश मार्केट में 1500 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है, लेकिन ये एफएनओ में 2300 करोड़ रुपए की खरीदारी, इसको किस तरह से रीड किया जाए? डीआईएस तो चलिए कल भी 3 डिजिट में छोटी खरीदारी कर रहे थे, आज भी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये एफआईएस कैश में बेच रहे हैं, एफएनओ में खरीद रहे हैं। एफएनओ में स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी दमदार खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से, 1150 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो नेट अगर आप स्टॉक्स में देखें तो लगभग 350 करोड़ की बिकवाली है एफआईएस की। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 350 करोड़ की बिकवाली। तो ऐसे तो नेट सेल है। खरीदारी का बड़ा आंकड़ा ऑप्शन की वजह से दिख रहा है। 1630 करोड़ के आसपास के ऑप्शन एफआईएस ने खरीदे हेजिंग करने के लिहाज से। तो कुल मिलाकर ये कि एफआईएस का रुझान अभी भी बहुत तेजी का नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बहुत मंदी करने के मूड में, लेकिन एक चीज़ बहुत साफ दिख रही है कि धीमे धीमे स्टॉक्स में वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि पैसा निकाल लेना चाहिए। तो वही ट्रिगर वही है जिसकी हम लगातार बात करें। अमेरिका में 35% से अगर टैक्स रेट 21% हो जाती है, इकोनॉमी 3.5-4% ग्रो होती है, हमारे यहाँ की करेंसी 64 पे है, इतनी मजबूत है, मार्केट लाइफ टाइम हाई पर है। तो जो कहते हैं कि एक तो मंदी में आना अलग बात है एफआईएस का, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग करना अलग बात है। तो एफआईएस मंदी में नहीं है, लेकिन 100% प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में कि इससे बढ़िया माहौल नहीं मिलेगा जहां हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ऐसे में वो एफआईएस जिन्होंने सही वक्त पर हिंदुस्तान के बाजारों में एंट्री ली थी, पैसा बना रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसा बुक कर रहे हैं। इस वजह से हमें सेल आंकड़े दिख रहे हैं। आज है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, राइट। कहाँ पर हो सकती है? कल जिस तरह से कट सेकेंड हाफ में देखने को मिला, और ऑप्शंस का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? रेंज क्या रहने वाली है बाजार की? 24,400 24,800, सॉरी 25,400 25,800, ये है एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी की रेंज। हम बंद हुए हैं 25,600 के आसपास, और 25,600 निर्णायक लेवल के तौर पर आ रहा है। और उसकी वजह ये है कि 25,600 के पुट में 5 लाख और कॉल में 4 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है जो आज एक्सपायर होना है। बड़े दिनों बाद ऐसा दिख रहा है मन कि फर्स्ट टाइम वीकली एक्सपायरी के वक्त ऑप्शंस में बहुत कम पोजीशन है बैंक निफ्टी में। अदरवाइज वीकली एक्सपायरी में आप 10-10 15-15 लाख शेयरों की पोजीशन हर एक स्ट्राइक प्राइस पर देखते हैं। आज वैसा मामला है नहीं। बैंक निफ्टी में इस लिहाज से लोग हल्के हैं, किसी भी तरफ बड़ा मूव आ सकता है। फिर ऐसी सिचुएशन में असली मूव बैंक निफ्टी में कब आएगा तेजी का? जब आप 25,800 के पार निकलकर टिकेंगे। मैं बोलूँ बल्कि 25,800 भी छोड़ दीजिए, 25,750 के ऊपर भी टिक गए तो आपको 150-200 पॉइंट मिल जाएंगे। और कल भी वो हुआ नहीं। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि जब तक 25,750 कहने के लिए 25,780 पहली टिक पे हुआ था, वो दिखा नहीं किसी को, वो खाली छपा है। तो ऐसी सिचुएशन में 25,750 के ऊपर टिके तो बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर मुंह देगा। 25,500 आसानी से तोड़ना नहीं चाहिए, तोड़ा तो 100-150 पॉइंट नीचे और आ सकते हैं, 25,400 25,350 के आसपास। तो मेरा ये समझना है 25,600 को निर्णायक लेवल माने, 25,500 अच्छा सपोर्ट है मनोवैज्ञानिक तौर पर भी। एक्सपायरी मुझे लगता है कहीं ना कहीं 25,500 25,600 के आसपास होनी चाहिए, अनलेस कि सेकंड हाफ में बहुत तेजी हो जाए, ग्लोबल मार्केट्स बढ़िया संकेत दे दें, डाउ फ्यूचर फिर से मजबूत होने लगे तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं लग रहा कि 25,700 के ऊपर कहीं एक्सपायरी होगी। तो 25,500 25,700 ये एक्सपायरी के लिहाज से रेंज हो सकती है, और निर्णायक लेवल चूंकि 25,600 है ही। अब आइए आप हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी के मुकाबले में कमज़ोर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। ऐसे में अगर आप शॉर्ट करते भी हैं तो सामने हेजिंग निफ्टी से कर लें, वो ज़्यादा ठीक है। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि निफ्टी में अच्छी बात है कि 10,400 अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर सामने आ रहा है। 10,400 में 57 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो काफ़ी बढ़िया है। आज के सेशन में समस्या एक ही है निफ्टी के आगे बढ़ने में, और वो है कल ज़रूरत से ज़्यादा लोगों ने तेज़ी की पोजिशन बना ली और कॉन्फिडेंट होकर। 11 लाख शेयर सिंगल स्ट्राइक प्राइस कहीं एक जगह जुड़े तो वो जुड़े हैं 10,500 के पुट ऑप्शन में, और जहां से हम 55 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो आज अगर सपोज 20-30 पॉइंट
किसी भी रीजन से नीचे खुल जाते हैं। इस तरह का एशिया देख के तो नहीं खुलेंगे, ये बात है, लेकिन अगर 20-30 पॉइंट नीचे खुलते हैं और शुरू के 15-20 मिनट आधा घंटा टिक गए और वो दबाव अगर बैंक निफ्टी से आता है, तो फिर जिन ट्रेडर्स ने कल ये पुट बेचे हैं, तेजी की पोजीशन बनाई है, ये सोचकर कि 10,500 के ऊपर भी क्लोज हो सकता है, 10,500 के पार निकलकर टिकेंगे भी, उनकी तरफ से पहले बिकवाली का दबाव होगा और वो बाजार को एक बार 10,400 के आसपास ला सकता है। तो समस्या मंदी की नहीं है, समस्या कल तेजी करने वाले कमजोर ट्रेडर्स की है, जिन्होंने कल ही पोजीशन बनाई और पोजीशन बनाते ही आखिरी 15-20 मिनट आधे घंटे में बाजार अचानक से नीचे आ गया, तो उस वजह से उनकी तरफ से दबाव हो सकता है। उनका हल्का होना ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मंदी करने वाले कल हल्के हो चुके हैं। 10,300 10,400 के कॉल में ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो उन्होंने तो अपनी पोजीशन काटी है। कल के सेशन में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखनी चाहिए, वो ये कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है और दोनों में प्रीमियम तेजी से बढ़ी है। 8 पॉइंट की प्रीमियम निफ्टी में बढ़कर 26 पॉइंट हो गई, बैंक निफ्टी की प्रीमियम सिर्फ 2 पॉइंट की थी, 71 पॉइंट पहुंच गए। इसका मतलब अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई है कल के सेशन में। ये एक अच्छा संकेत है। क्यों है? क्योंकि कल की कमजोरी के बावजूद शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशन को आज के लिए होल्ड नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा है काट लो, जो मिल रहा है ले लो। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि बड़ी मंदी नहीं होनी है, तो बहुत बढ़िया मार्केट है, आपको मौका देगा गिरावट में खरीदारी करने का। दिक्कत यही है कि आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करना आना चाहिए। अगर आप ये सोचें कि एक लेवल मिले उसके बाद में खरीदूं, सिग्नल आ जाने दो, तब तक देर हो जाएगी, वहाँ जाकर रुक जाएगा। आप ये सोचें कि थोड़ा और गिरे उसके बाद शॉर्ट करूं, देर हो जाएगी। हिम्मत चाहिए, तो फिर ऐसे में आपको कॉन्ट्रा ट्रेड करके छोटी क्वांटिटी के लिए स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आज ट्रेड करना चाहिए। और जो 2G का वर्डिक्ट आना है, 7 साल पुराना, सीबीआई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली है। जज ओपी सैनी साहब अपना फैसला सुनाने वाले हैं और ये बहुत ही मच अवेटेड वर्डिक्ट है। 6 नवंबर 2010 का मामला था और उसके बाद सीबीआई ने एक चार्जशीट फाइल करी, वो भी 80,000 पेज की। और आप सोचिए तब से लेकर अब तक इस वर्डिक्ट का पूरे बाजार को इंतज़ार है। एडीएजी, यूनिटेक, डीबी रियल्टी, ये सीधे सीधे ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर प्रभाव देखने को मिल सकता है। इससे चिंता करनी चाहिए या पुराना मैटर है? आज ऐलान हो जाएगा, उसके बाद मामला कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में खिंचता हुआ नजर आएगा, दूसरी अदालतों में खिंचता हुआ नजर आएगा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक्स पर तो नजर रहेगी। और दूसरी वजह यह भी है कि आईएमजी की जो रिकमेंडेशन है, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की रिकमेंडेशन, वो भी आज टेलीकॉम कमिश्नर 100% FDI वाली, हाँ 100% उस पर विचार करने वाला है। तो ये जरूर है। अब जिन शेयरों पर असर पड़ना वो पहले ही पीटे हुए हैं। सही कह रहे हैं। तो आरकॉम में अब आप क्या कर लेंगे, मतलब कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। डीबी रियल्टी वगैरह और बचा यूनिटेक 5-6 रुपये का स्टॉक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक हाँ ग्रुप के वाइज एक्शंस हो सकते हैं। डीबी ग्रुप हुआ, अनिल अंबानी ग्रुप हुआ, एसआर ग्रुप हुआ, इन सब पर नज़र रखनी चाहिए। तो खबर कॉर्पोरेट जगत के लिहाज से बड़ी है और बहुचर्चित मामला है। तो ऐसे में किस तरह का वर्डिक्ट आता है, ये आगे के लिए काफ़ी वो प्रेसिडेंस भी सेट करेगा, तो नज़र तो रखनी है। लेकिन हाँ, स्टॉक्स के लिहाज से जो ज़्यादा बड़ी खबर है वो टेलीकॉम कमीशन की है। और अगर टेलीकॉम कमीशन कुछ अच्छी सिफारिशें मंजूर करके आगे उस पर फाइनल करता है, तो टेलीकॉम सेक्टर आज स्टार परफॉर्मर भी हो सकता है, नीचे से भाग सकता है। तो उस पर नज़र रखिए, मौके आपके लिए वहाँ ज़्यादा बनेंगे। बिल्कुल। तो आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, आपको याद होगा 122 टेलीकॉम लाइसेंस 9 ऑपरेटरों के सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए थे सीबीआई की चार्जशीट फाइल होने के बाद, और उसके ऊपर आज फैसला निकल कर आएगा। निफ्टी पर आज फिर से 5 के 5 एक्सपर्ट्स हैं बुलिश, और ये राय बड़ी मायने रखती है, खासतौर से तब जबकि कल बाजार लाल निशान में बंद हो रहा, आखिरी घंटे में बिकवाली दिखाई। लेकिन देखिए कॉन्फिडेंस किसी का हिला नहीं है, अभी भी सब तेजी के मूड में है और अभी भी खरीदारी करने के लिए तैयार। तो फिर इससे बढ़िया मौका क्या होगा कि बाजार नीचे खुले। 10,370 से 10,400 ये 30 पॉइंट की रेंज है, मजबूत सपोर्ट निफ्टी पर, और इसे मान लीजिए स्टॉप लॉस या फिर खरीदारी की रेंज। ऊपर की तरफ 10,500 से लेकर 10,550 ये है 50 पॉइंट की रेंज, जहां पर जाकर रुकेंगे बाजार। ये मानना है हमारे 5 के 5 एक्सपर्ट्स का निफ्टी पर। बिल्कुल, ये तो बात हुई निफ्टी की, लेकिन खबरों में कौन से 5 टॉप स्टॉक्स हैं, आइए आपको बताते हैं 5 का पंच। पीडीलाइट, इस शेयर पर रखिए नजर, और इस कंपनी को आप फेविकॉल ब्रांड के नाम से ज्यादा जानते पहचानते हैं। ये कंपनी करेगी मंगलवार को बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में होगा विचार शेयरों के बायबैक पर। तो कंपनी जब अपने खुद के शेयर खरीदने को तैयार हो तो माना जाए पॉजिटिव, और 26 तारीख को जो ये बोर्ड बैठक होगी उस पर रखिएगा नजर। शेयर में आज दिखेगा एक्शन। वरुण बेवरेजेस, और ये वो कंपनी है जो देश में पेप्सी की बॉटलिंग करती है कुछ राज्यों में। और देखिए, इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा है पेप्सी को, इंडिया को, और वो प्रस्ताव ये है कि ये दरअसल झारखंड के 20 शहरों में पेप्सी
की ये प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं और उसके लिए उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उसको भी लेना चाहते हैं। तो अब इस प्रस्ताव के ऊपर पेप्सिको अगर मंजूरी देता है तो इनके हाथ ये भी आ सकता है। और ध्यान रखिए 20 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी में फिर ये पेप्सी के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। पैसा मिल रहा है, ले लो, ये है मंत्र कॉर्पोरेट इंडिया का। एक के बाद एक क्यूआईपी धनाधन आ रहे हैं और कैनरा बैंक ये क्यूआईपी के लिए शुक्रवार को यानी कि कल बोर्ड बैठक करेगा और बोर्ड बैठक में किस तरह से पैसा जुटाया जा सकता है इस पर विचार होगा। लेकिन इसके साथ ही न सिर्फ क्यूआईपी बल्कि दूसरी नॉन कोर एसेट बेचकर भी पैसा जुटाने की इनकी है योजना। एनएसडीएल में इनके पास है हिस्सेदारी, उसमें 1% हिस्सा बेचने के लिए इन्होंने प्लान बनाया है। 805 रुपये की प्राइस तय की है। तो कैनरा बैंक पहला स्टॉक। दूसरा है कृधान इंफ्रा, जहां हाल ही में आपने देखा था गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने खरीदारी की थी। उसके बाद अब एक और क्यूआईपी कंपनी ला रही है और क्यूआईपी में फ्लोर प्राइस 102 रुपये 82 पैसे तय किए, आज खुलने वाला है। श्रीकलाहस्ती ये एक और स्टॉक है जहां पर आज क्यूआईपी खुलने वाला है। इसकी फ्लोर प्राइस है 379 रुपये 33 पैसे और बोर्ड बैठक होगी इसकी मंगलवार को, जिसमें फाइनली प्राइस क्या रखी जाए क्यूआईपी की, इस पर विचार किया जाएगा। तो ये 3 कंपनियां आज फंड रेजिंग के चलते रहेगी एक्शन में। और सिंप्लेक्स इंफ्रा भी रहेगा एक्शन में, और वो इसलिए क्योंकि मुंबई में डीएन नगर से बांद्रा कुर्ला ये 2 जगह हैं और इसके बीच में जो मेट्रो बन रही है उसमें जो स्टेशंस हैं उसको बनाने का कामकाज सिंप्लेक्स इंफ्रा को सौंपा गया। तो करीब करीब 11 स्टेशन बनाएंगे और ये जो दूरी है ये 23 किलोमीटर के आसपास की है और इस पर कंपनी करीब करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो ये एक ऑर्डर जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी से सिंप्लेक्स इंफ्रा को मिलता हुआ। आशियाना हाउसिंग, कल भी हमने इस स्टॉक की बात की थी और कल इसलिए की थी कि परसों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की थी और कल सुबह सुबह हम बात कर रहे थे कि देखिए 3 बड़े ब्लॉक डील्स हुए हैं, इन पर नजर रखिए। और उसके बाद स्टॉक दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद हुआ और आज इन ब्लॉक डील्स में खरीदारी की है एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। इन्होंने लगभग 0.25% हिस्सा खरीदा है 165 रुपये 80 पैसे के दाम पर और उसी वक्त आपको बताया था, आप देखिए कल ही 180 हो चुका है, ऑलरेडी 15 रुपये बढ़ चुका है। और देखते हैं जब फंड्स एक के बाद एक हर रोज बड़े ब्लॉक्स करते हुए दिख रहे हैं, क्या कुछ एक्शन हो सकता है आशियाना में, इस पर रखिए नजर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, संदीप वागले साहब हमारे स्टूडियो में हैं और आज टाई भी लाल है उनकी फिर से, और साथ में संदीप जैन साहब है जयपुर स्टूडियो से और नितिन मुरारकर जी दिल्ली से। जैन साहब आपके पास आ रहा हूँ मतलब सवाल पूछने के लिए मैं जयपुर ही आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले वागले साहब 5 एक्सपर्ट हरी हरी बात कर रहे हैं, आप अकेले लाल लाल में हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग। हेमंत गुड मॉर्निंग। सिर्फ टाई लाल है, दिल हरा है। दिल हरा है, बस वैसे दिल्ली देखना था मैं आपका, बताइए। अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जितनी कम बात करे उतना अच्छा, क्योंकि निफ्टी में वीकनेस नहीं है, बैंक निफ्टी में हल्की सी वीकनेस है, लेकिन इतनी वीकनेस नहीं है कि निफ्टी को नीचे खींचे। करेक्ट। और निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है कि बैंक निफ्टी के ऊपर खींचे और वन वे चले जाए। इसके लिए मैं कहता हूँ निफ्टी को छोड़ दे। वैसे मेरे 10,400 के लेवल्स इंटैक्ट है, 10,550 का निफ्टी में टारगेट है। बैंक निफ्टी 25,450, 25,900 ये रेंज है। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने कल कहा था कि इंडिविजुअल स्टॉक चलेंगे, आउट परफॉर्म करेंगे और मैं वो थीम पे चलना चाहता हूँ। पहला कॉल है बाय इन पीवीआर, जो हमने कल कहा था उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेवल सिर्फ बताता हूँ आज के लिए 1395 का स्टॉप लॉस, 1503 का 2 से 3 दिन का टारगेट बनता है। दूसरा है अरविंद, कल क्लियर ब्रेकआउट आया था और कारण आई थिंक आपने बता दिया, कुछ टेक्सटाइल पॉलिसी आ रही है, जो भी है वो प्राइसेस में दिख रहा है। आई थिंक आउट परफॉर्मर ये स्पेस में अरविंद होगा। 447 का स्टॉप लॉस, 474 का टारगेट, 1 से 2 दिन का व्यू है। हेरिटेज फूड्स तीसरा कॉल होगा, 810 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 882 का 2 से 3 दिन का टारगेट होगा। और चौथा है फ्यूचर कंज्यूमर, जो 69 के स्टॉप लॉस से बाय करें, टारगेट होगा 78, 2 से 3 से 4 दिन का व्यू। तो पीवीआर की कल हमारी बात हुई थी आखिरी सौदा में और आप कह रहे थे कि आप टाइगर जिंदा है देखने जा रहे हैं। बिल्कुल जाऊंगा। तो आप जा रहे हैं और आपने फिर अब तो जाना ही पड़ेगा, भी ले लिया है, कमेंट कर लिया तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हो गई। और अरविंद की भी कल बात हुई थी और आपका टारगेट था 510 का आने वाले समय में। बीटीएसटी था ये आपका, पोजीशनल बीटीएसटी भी था, ये मैंने आज जो दिया है 1 से 2 दिन का है। ओके। और पोजीशनल 510 515। चलिए 1 से 2 दिन का टारगेट जो आज दिया है और 510 515 लॉन्ग टर्म टारगेट। वागले साहब की तो रणनीति हमने आपके सामने पेश करी। संदीप जैन साहब के पास चलते हैं सीधे जयपुर। जैन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या कॉल है बाजार पर और आपके आइडियाज भी शेयर करिए।
बिल्कुल कॉल तो मैंने ब्लू कलर पहना है तो मुझे लगता है कि नीला ही रहेगा स्क्रीन, और कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे बहुत ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी तो कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहेंगे। जिस तरीके के ऑप्शंस में प्रीमियम्स देख रहे हैं एट द मनी के भी, तो वो उसको देख के लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी निफ्टी के आंकड़ों के हिसाब से नहीं आनी चाहिए अब कटान तक। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सरकार रोज़ विंटर सेशन चल रहा है, रोज़ नई नई पॉलिसीज़ अनाउंस कर रही है, तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन खूब रहेगा। जैसे कि आज टेक्सटाइल सेक्टर में रहेगा, और ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट, और गुजरात का जो इलेक्शन था और उसमें जो रूरल थीम अब सामने निकल के आई है, जैसा कि सूरत का मैंने लास्ट टाइम प्रेडिक्शन भी दिया था कि सूरत में तो जीत जाएगी क्योंकि वो अर्बन था, और जैसा भी था कहीं ना कहीं लग रहा था ऐसा, और अब रूरल की जो थीम्स है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने कुछ तो स्टॉक्स लाए हैं, जैसे कि एक अनंतराज इंडस्ट्रीज़ है। अनंतराज संभाव मुझे ऐसा लगता है रियल्टी प्ले में कुछ चीज़ें अच्छी चलनी चाहिए। आशियाना, अनंतराज, ये एक ही टाइप की स्टोरीज़ है, राजस्थान में काफ़ी एक्टिव है दोनों प्लेस। प्राज इंडस्ट्री, वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए। सीजी पावर, थायरोकेयर मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में एक अच्छा बेट है ये। और एनबीएफसीज में अगर ध्यान दे तो मन्नापुरम फाइनेंस है और सीडीएसएल, ये दो स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। तो ये तो अब मैं भी आपको याद कर रहा था वो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन आप सूरत का, सूरत में तो बीजेपी ने एकदम क्लीन स्वीप ही कर दी और सबसे ज़्यादा तो मार्केट सूरत के ही बन रहे थे। जैन साहब, ये आपने पता कैसे लगाया, ये बताइए। नहीं, बहुत सही, आपने रिपीट भी करवाया था मुझे, इसलिए और मजा आया था। कई बार क्या होता है कि आप चैनल चेक करते हो और इधर उधर से बातें करते हो, और कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं हर शहर के जिनके ओपिनियन बहुत मैटर करते हैं। तो मैंने सूरत शहर में कुछ 5, 7, 10 लोगों से बात की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे सूरत ही लग रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हड़ताल और सबसे ज़्यादा जीएसटी का जो नारा था वो वहीं पे ही लगा था। तो वहाँ पे पूछ लिया जाए, बाकी सब तो सामने आ जाएंगे। तो ये एक मेरा था। और जयपुर शहर को आपका इंतजार है। ठीक है, देखो बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं जैन साहब, वो गुजरात, सूरत, ये अहमदाबाद वो तो छोड़ दीजिए, वो तो आपका इलाका है नहीं। आपके इलाके में क्या है, राजस्थान में जीतेगी क्या बीजेपी? वहाँ तो हाल बुरा है। देखिए, राजस्थान एंटी इनकम्बेंसी के लिए फेमस है सालों से। बाकी फिर भी बीजेपी का पावर तो है सर्टेनली, देखिए इसको तो अब नकार नहीं सकते हैं। बाकी देखिए अभी भी टाइम है थोड़ा सा इलेक्शंस में, किस तरीके से चीज़ें आती है सामने, कैसे बजट आता है, कैसे चीज़ें रहती है। वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट, वेरी डिफिकल्ट। सरकार जिस तरह से काम कर रही है अब से लेकर जो समय मिला है ना, लगता है कि अब देखिए लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को बढ़ावा देने की बातें निकल कर आ रही हैं। राजस्थान में ये होता है ना, एक बार एक सरकार, दूसरी बार दूसरी सरकार, उल्टा एकदम हर बार ऐसा ही होता है। और अभी कल परसों जो इलेक्शन हुए ना, थोड़े लोकल इलेक्शन, उसमें थोड़ा मामला ढीला दिखा है। और अभी 2 विधानसभा और 2 लोकसभा के चुनाव वहाँ बाईपोल हो रहे हैं। चलिए, तो हमने यूपी में 14 में से 12 सीटें मेयर वहाँ बनवाए, तो आप थोड़ा राजस्थान में मेहनत करिए। मैं जयपुर जा रहा हूँ जैन साहब से पल्स लेके। जैन साहब, सैटरडे आप मुझे ट्रीट दे रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके शहर में। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, वेट कर रहे हैं हम आपका बेसब्री से। ओके, चलिए इस बीच एक बार नितिन जी से भी बात कर लेते हैं। नितिन जी बताइए, आपकी पिक्स, नहीं पिक्स बाद में लेते हैं, पहले आज एक बार पहले आप बैंक निफ्टी पे बताइए, वीकली एक्सपायरी तो कैसे ट्रेड किया जाए? देखिए जी, इस बार बैंक निफ्टी में अगर ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लोवेस्ट है लास्ट 7-8 महीनों का। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट करीब 14 लाख शेयर्स है केवल, और उसमें भी 2-3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। गुजरात इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद करीब 3 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में कम हुए हैं, और अगले जो एक्सपायरी है उसमें एडिशन केवल 52-53 हज़ार का है। तो वो इंडिकेट कर रही है कि बैंक निफ्टी में बाइंग इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। डेटा नेगेटिव नहीं है बट साइडवेज होने के चांसेस हैं। इसी कारण से जो ऑप्शंस है वीकली एक्सपायरीज, उसमें भी स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट आपको कम दिखाई दे रहे हैं। बट ये 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है आफ्टर गुजरात इलेक्शंस, वो ये है कि कॉल में राइटिंग हुई है 26,000, 25,900 और 25,800। तो जो आज की एक्सपायरी आनी चाहिए वो लगता है कि 25,500 से 25,700 के बीच में होनी चाहिए। ओपन इंटरेस्ट कम होने के कारण वॉलेटिलिटी कम हो सकती है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल साइडवेज एक्सपायरी होनी चाहिए। बट अगर आप निफ्टी का डेटा इसमें कंपेयर करेंगे तो वहां पे काफी स्ट्रेंथ है, क्योंकि लास्ट 3 दिनों में गुजरात इलेक्शंस के बाद
करंट मंथ में जरूर ओपन इंटरेस्ट करीब 4.5 लाख शेयर कम हुआ है, बट जो अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जनवरी के, उसमें 28 लाख शेयर ऐड हुए हैं। खास तौर से कल के दिन में 14 लाख शेयर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐड हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी से ही अगले मंथ में पोजीशन बनना चालू हो गई है। तो आज किसी भी कारण से अगर डिप मिलता है बैंक निफ्टी के कारण, तो 10,400 के आसपास अगर मिले तो बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और जो करंट एक्सपायरी है वो 10,400 के नीचे नहीं लगती है, क्योंकि गुजरात इलेक्शंस आने के बाद, रिजल्ट के बाद 10,400 की पुट में बहुत स्ट्रांग राइटिंग हुई थी और पुट राइटर्स ने बहुत पोजीशंस बनाई है। तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी जो होगी वो टुवर्ड्स 10,500 होगी। आज अगर डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए 10,370 के आसपास का स्टॉप लॉस, और एक्सपायरी में 10,500 की तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। एक्सपायरी में 10,500 की तरफ, 10,400 से नीचे की डाउन साइड नहीं, 100 पॉइंट की रेंज। नितिन जी, आपके स्टॉक्स भी बता दीजिए। देखिए, यहाँ पे एक बाय में बाटा है जो सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है, जिसमें रिस्क थोड़ा लिमिटेड लग रहा है। इसमें मुझे लग रहा है एक शॉर्ट कवरिंग भी आनी चाहिए। कल इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है, 2% स्टॉक ऊपर चला है, ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है। यहाँ से लग रहा है कि 780 की तरफ स्टॉक मूव कर सकता है। दूसरा वोल्टास, जिसमें कल काफी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हुई है, इसके टारगेट मुझे लग रहा है 660 की तरफ स्टॉक मूव करना चाहिए, 630 के स्टॉप लॉस होंगे। और तीसरा एक पावर ग्रिड की ऑप्शंस में इस एक्सपायरी के लिए लेके चल रहा हूं। पावर ग्रिड की क्लोजिंग करीब 203 के आसपास है और 205 की कॉल ऑप्शन काफी एक्टिव है, जो आपको ₹1.30 के आसपास मिलनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि इसमें एक बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि लोअर लेवल पे हम डिलीवरी बेस्ड बाइंग कुछ हद तक देख रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इसमें एक शॉर्ट कवरिंग भी इस एक्सपायरी में आना चाहिए। तो 210 का टारगेट है, उसको देखते हुए 205 की जो कॉल ऑप्शन है, जो आप ₹1.30 में मिलेगी, इसका प्राइस करीब ₹4 तक टारगेट मिल सकता है, और टिल एक्सपायरी हमें इस कॉल को होल्ड करना है। चलिए, अब आपको बता देते हैं कि ब्रोकरेज हाउसेस की रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं। बताने के लिए जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी दीपाली। दीपाली, बताइए पहले दिग्गजों पर रिपोर्ट्स क्या आई? शुक्र है हेमंत, शुरुआत फाइनेंशियल स्पेस से कर लेते हैं, क्योंकि 3 स्टॉक्स पर रिपोर्ट्स आई हैं। पहला HDFC बैंक, कल एक इंपॉर्टेंट खबर आई थी, बैंक के बोर्ड ने कैपिटल रेजिंग को अप्रूवल दिया है। और उसके बाद मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग तो बरकरार रखी है HDFC बैंक पर, लेकिन टारगेट्स को इंक्रीज किया है, 2200 से बढ़ाकर 2500 का किया है। और मॉर्गन स्टैनले का व्यू है कि इस फंड रेजिंग के बाद मल्टीपल री रेटिंग हो सकती है स्टॉक की गोइंग फॉरवर्ड, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि FY19 तक जो लोन ग्रोथ और क्रेडिट ग्रोथ है वहां पर अच्छी इजाफा देखा जा सकता है। इसके अलावा रिलायंस निपॉन लाइफ, इस स्टॉक पर नजर रखनी होगी, क्योंकि CLSA ने कवरेज शुरू किया है रिलायंस निपॉन लाइफ पर, बाय की रेटिंग दी है और जो लक्ष्य दिया है वो 325 का दिया है। उनका मानना यह है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रही है, जो पहुंच है, जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है, उसका फायदा मिलेगा रिलायंस निपॉन लाइफ को। और इसलिए वो मानते हैं कि मौजूदा वित्त वर्ष में जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.6% के आसपास है, जो कि अगले 2 सालों में बढ़कर 3.1% तक पहुंच सकती है, इसीलिए बाय रेटिंग दी है। HDFC स्टैंडर्ड लाइफ, इस पर भी ध्यान देना होगा, हो सकता है अच्छी वाइब्रेंसी ये स्टॉक दिखाए आज के सत्र में, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले ने कवरेज शुरू की है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ पर, बाय रेटिंग दी है और जो लक्ष्य दिया है वो 425 का है। उनका मानना यह है कि कंपनी की जो आय है वो लगातार इंप्रूव हो रही है, उससे मार्जिन प्रेशर जो देखने को मिले हैं पिछले फाइनेंशियल्स में, वो ऑफसेट करने में थोड़ी मदद मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये चीज क्लियरली की है कि नियर टर्म अपसाइड बहुत लिमिटेड है स्टॉक में, क्योंकि लिस्टिंग डिसेंट हुई थी और उसके बाद एकदम वो तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन कवरेज शुरू किया है और जो लक्ष्य दिए वो 425 के हैं। ओके, तो ये है कुछ बेहतरीन रिपोर्ट्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर, लेकिन दीपाली इसके अलावा भी रिपोर्ट्स है ना? इसके अलावा भी रिपोर्ट्स है अनिल जी, और कोल इंडिया एक स्टॉक है जिस पर ध्यान देना होगा। नोमुरा ने जो रेटिंग है वो न्यूट्रल मेंटेन रखी है, लेकिन जो टारगेट है उसको इंक्रीज किया है, 269 से बढ़ाकर जो टारगेट है वो 283 किया है। अच्छी बुरी बातें दोनों बताई हैं उन्होंने इस कंपनी के बारे में। पहला तो उन्होंने ये कहा है कि कंपनी के जो नतीजे हैं उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, जो प्राइस हाइक कोल का एक्सपेक्टेड है उससे कंपनी का मुनाफा में सुधार देखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उनका मानना यह भी है कि वेज रिविजन से अर्निंग्स पर इंपैक्ट आ सकता है। दूसरा ये कि वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए वो मिक्स्ड व्यू है उनका और इसीलिए न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन रखी है, लेकिन टारगेट को इंक्रीज किया है। एक पेट्रोनेट LNG, यहां पर जेफरीज का व्यू आया है, होल्ड रेटिंग रखी है, टारगेट को 10 रुपए बढ़ाया है। पहला टारगेट 280 का था, जिसको बढ़ाकर अब 290 किया है। उनका मानना यह है कि अगले 2 सालों में वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग रह सकती है, उसके बाद थोड़ा धीमापन आ सकता है और वैल्यूएशंस अगेन अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
10 रुपए सिर्फ टारगेट बढ़ाया है पेट्रोल एलएनजी पर। एक रामको सीमेंट ही नहीं, डालमिया भारत और श्री सीमेंट तीनों स्टॉक्स पर ध्यान देना होगा। डॉइचे बैंक की यहाँ पर रिपोर्ट आई है, रामको सीमेंट पर रेटिंग को होल्ड रखा है, टारगेट्स को 40 रुपए घटाया है, 790 से घटाकर 750 किया है। मानना यह है कि साउथ इंडिया जहाँ पर जो मेन मार्केट है रामको सीमेंट का, वहाँ पर वो मानते हैं कि जो प्राइस है या फिर जो डिमांड है वो थोड़ी कमजोर है, जिसकी वजह से इंपैक्ट दिख सकता है नतीजों पर। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि रिस्क रिवॉर्ड और बेहतर वैल्यूएशंस के लिहाज से उन्हें डालमिया भारत और श्री सीमेंट ये ज्यादा पसंद है। और आखिर में अजंता फार्मा, मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है, बाय रेटिंग उन्होंने दी है, टारगेट को 1606 से बढ़ाकर 1790 किया है। और उनका मानना है कि अगले 2-3 सालों में घरेलू और विदेशी बाजार की जो परफॉर्मेंस है वो मजबूत रह सकती है, इसीलिए उन्होंने टारगेट्स को इंक्रीज किया है। शुक्रिया आपका दीपाली इस जानकारी के लिए। डॉइचे बैंक कभी जुबिलेंट फूडवर्क्स पर खराब रिपोर्ट देता है, कभी रैमको सीमेंट पर कल इतनी अच्छी तेजी देखने को मिली। 100% आप बता रहे थे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा। हाँ, 790 से लक्ष्य घटाकर 750 कर दिया। 790 तो कभी आया नहीं था ये शेयर, अब 750 का लक्ष्य, बड़ा सरप्राइजिंग रिपोर्ट है। 40 रुपए घटा है। और जबकि साउथ में तो मार्केट बड़ा स्ट्रांग हो रहा है, प्राइस हाइक हो रही है, हम 2 दिन से बात लगातार करेंगे। सबसे अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक, ये देखिए करेक्ट 14% मजबूती है डॉइचे बैंक। अच्छा, डॉइचे बैंक की पहली रिपोर्ट जो जुबिलेंट फूडवर्क्स पे आई थी 1450 के टारगेट वाली, उसके बाद अब रिवाइज करने के बाद अब उन्होंने कल 2000 रुपए का टारगेट दे दिया है। जुबिलेंट फूडवर्क्स बाय भी दे दिया, पहले सेल दिया था, बाय दिया था। और वागले साहब कह भी रहे थे ब्रेक के दौरान हाँ कि अब बेच देना चाहिए। क्यों वागले साहब? अनिल जी, बेच देना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना। प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि हमने काफी 1300 के लेवल से हम बोले जा रहे हैं। अच्छा, रैमको सीमेंट में क्या करना चाहिए, सवाल ये है मेरा। आप ये बताइए, हम कल जो स्टार परफॉर्मर बिल्कुल क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे या बने रहेंगे? नहीं, बने रहेंगे, बट फ्रेश ऐड नहीं कर सकते, या फ्रेश ये लेवल पे एंट्री करना स्टॉप लॉस फाइनेंशियली बताइए सर। बने रहेंगे। फिर भी अगर आप पोजिशनल व्यू लेते हैं तो ही, अगर आज के दिन में शायद या मोस्टली कंसोलिडेशन होगा, 790 780 तक आ सकता है। आपको अगर पोजिशनल व्यू पे बने रहना है तो 760 के स्टॉप लॉस से बने रहना है। चलिए 760 के स्टॉप लॉस से बने रहें, डरने घबराने की जरूरत नहीं, रिपोर्ट्स आती जाती रहती है। ओके, हाँ ये जरूर है कि कल इतना भागने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, वो एक अलग बात है, वो तो वैसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे वायदा कारोबार के कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स, और ढेर सारे स्टॉक्स में आज खबरें भी हैं, बड़ा एक्शन है, तीनों एक्सपर्ट तैयार है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है संदीप वागले, संदीप जैन, नितिन मुरारका, और अब जुड़ चुके हैं कोलकाता से रजत के boss.com के रजत बॉस भी। स्वागत है सर आपका भी। तेजी में है ना सर, बताइए क्या क्या खरीदेंगे आज? मैं तो तेजी में ही हूँ और मैंने तीनों स्टॉक चुना है खरीदने के लिए, और इसमें 2 स्टॉक जो है वो कल उतनी अच्छी प्रदर्शन नहीं दिखाया, फिर भी हमने उनको चुना है। बलरामपुर चीनी कल गिरा था, लेकिन मैं फिर भी उसको इसलिए चुना है कि जिस तरीका से आफ्टर अ प्रोट्रैक्टेड डाउन ट्रेंड वो नीचे से हैमर लाइन बनाने के बाद में परसों और ऊपर गया था और कल थोड़ी सी करेक्शन दिया है। तो मैं मानता हूँ कि ये कल का जो करेक्शन था वो 2 दिन बहुत जोर से उछल के ऊपर चला है बोल के हुआ था, तो मैं 141 रुपया 25 पैसा के नीचे स्टॉप लगा के 148 और 150 ये दोनों टारगेट मान के आज खरीदारी का सलाह दे रहा हूँ। इसके अलावा BEML, ये मुझको लगता है कि अभी भी ऊपर जाने की तैयारी में है, और ऊपर में फिर से 1585 1595 ये दोनों मेरा टारगेट है, और इसके लिए स्टॉप मैंने 1557 के नीचे लगाया है। एंड फाइनली कैपिटल फर्स्ट, ये काउंटर कई बार होता है कि 680 पार करने के बाद में एक बार थोड़ी सी करेक्शन देने को तैयार करता है, लेकिन अभी देख के लगता है कि वो 680 तोड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने 679.80 का स्टॉप लॉस लगा के 705 और 713 का टारगेट मान के ये मेरा आखिरी बाई कॉल है। मतलब आज के शुरू में ये तीनों बाई कॉल लेके मैं दिन का शुरुआत करना चाहता हूँ, और मुझको लगता है मार्केट जो है रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन इंडिविजुअल काउंटर में तेजी बरकरार रहेगा। और निफ्टी पर भी व्यू बताइए रजत जी। देखिए, निफ्टी के बात करते हुए एक चीज बोलना चाहिए, सोमवार के दिन जब गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आया था, वो ऊपर से एक शुरू में ही एकदम नीचे चला गया था और 10,000 के आसपास जो लेवल लो बनाया था, उसके बाद में कल आपने देखा कि एकदम 10,500 के आसपास पहुंच के फिर थोड़ा सा करेक्शन आया है। तो ये जो सिचुएशन पैदा हुआ है, जो करेक्शन पिछले शुक्रवार तक आपने उम्मीद कर रहे थे कि होगा, और उसमें पिछले 2 महीना का ट्रेडिंग आप देखेंगे तो 6 से 7 दिन लगता है, वो एक दिन
वो भी 15 मिनट में हो गया। ऐसा सिचुएशन जब पैदा होता है और उसके बाद में फिर रिकवरी रैली में 10,500 तक पहुंचना, वो भी इतना जल्दी जब हो जाता है, तब मान लीजिए कि सामने अगर क्लियरिंग होता है तो वो जो रेंज है उसी के मिड जोन तक मैक्सिमम डाउनसाइड होता है, लेकिन ऊपर नीचे जो है बहुत छोटी रेंज होगा। और 10,400 में जितना कॉल और पुट का काम चल रहा है उसको देखते हुए मुझको लगता है निफ्टी विल रिमेन वेरी स्मॉल इन अ वेरी स्मॉल रेंज बाउंड मूवमेंट। वो बहुत छोटी दायरे पे घूमेगा और इसलिए मैं निफ्टी जो है वो 490 के ऊपर स्टॉप लगा के मैं इसी लेवल पे बेचना चाहता हूँ। मेरा टारगेट 10,408 से लेके 10,398 और उसके बाद में 10,362। बट ये मत सोचिए कि मैं बेयरिश हूँ, नीचे जाएगा क्योंकि ये रेंज बाउंड है तो उसी लेवल पे फिर खरीदूंगा। कॉन्ट्रा कॉल लेंगे बेसिकली, नीचे आएगा तो खरीदेंगे, ऊपर आएगा तो बेचेंगे। रजिस्टर की राय है दोनों तरफ ट्रेड करने की। एक स्टॉक जिस पर राय ली जाए, पीडीलाइट, मंगलवार को है बोर्ड बैठक। जैन साहब बताइए, खरीदेंगे? बायबैक पर विचार कर रही है कंपनी, भागेगा शेयर? नहीं, बिल्कुल खरीदना तो चाहिए। देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से तो देखिए बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं है, बट जब बाईबैक के अनाउंसमेंट्स आते हैं और जिस तरीके से कॉर्पोरेट एक्शंस को आजकल मार्केट में रिस्पांस मिल रहा है, और सर्टेनली मैं कहूँगा कि ऐसे टाइप के जब बाईबैक्स आते हैं और रिटेल का अगर कोटा होगा तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए कि पैसे अपने रेडी रखें और बिल्कुल इस बाईबैक में पार्टिसिपेट भी करने के लिए। सो लेट्स सी क्या भाव पे आता है, किस तरीके से आता है। बाकी एक पेरेनियली लॉन्ग स्टॉक है, ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बाय है, तो कोई इशू नहीं है। अगर बाईबैक में पार्टिसिपेट किया और टेंडर होने के बाद एक्सेप्ट नहीं भी हो, पड़ा भी रह जाए पोर्टफोलियो में, तो कोई इशू नहीं है। मेरे हिसाब से बिल्कुल खरीदना चाहिए स्टॉक को। ओके, खरीदारी करनी चाहिए। पीडीलाइट में ये है राय जैन साहब की। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार पूरा एक्शन होगा शुरू। फटाफट बता दूं आपको एसजीएक्स निफ्टी का क्या है हाल। देखो वागले साहब, ये क्या हो रहा है? फिर सुधर गया। मतलब नीचे खुल ही नहीं पाते हैं, नीचे खुले तो कितना बढ़िया मौका मिले, सुबह फटाफट पैसे बन जाए। चलिए फ्लैट खुलेंगे, हो सकता है ऊपर ही खुल जाए। कहाँ खुलेंगे ये तो जवाब मिल जाने वाला है आपसे कुछ ही मिनट में। और रुपए की चाल पर रखिएगा नजर, क्योंकि करेंसी, ओह माय गॉड, हांगकांग 150 पॉइंट बढ़े जा रहे हैं। तो शंघाई भी हरे निशान में, तो एशिया की तस्वीर है चुस्त दुरुस्त। ऐसे में 10,500 पार करेंगे कि नहीं, फिर ये सवाल आ जाएगा। चलिए जवाब लेंगे और बताएंगे आपको स्टॉक 2020 की टीम, और हमारे चारों दिग्गज तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। बाजार खुलने के बाद बताएंगे आपको ट्रेडिंग के बेहतरीन मौके, खासतौर से तब जबकि सब करें एक्शन तो सारा स्टॉक्स में है।